चलिए कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्वेश्चन लिखवाया था, कौन सा दिखाना अभी यार? अभी ब्लॉक ऑन ब्लॉक कहां से आ गए? अभी तो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं ना? नहीं, अभी तो और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं यार अभी। चलो ये ब्लॉक ऑन ब्लॉक पहले एनसीईआरटी के जो 2 क्वेश्चन है उसको निपटा देते हैं यार, है ना? इसी में क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। एनसीईआरटी का क्वेश्चन चल रहे हैं, लिखे आप इसी हेडिंग में। ये म्यू वाले के लिए ध्यान देंगे यार। म्यू किस किस पर डिपेंड करता है? पहला नेचर, कितना रफ है। दूसरा एक्चुअल एरिया। व्हाट इज मेंट बाय एक्चुअल एरिया? यदि आपका ये पैर जमीन पर टच हो रहा है तो सारे पॉइंट टच नहीं होते। फॉर द टाइमिंग मैंने कह दिया 4 पॉइंट ही टच हुए हैं। कितने पॉइंट टच हुए हैं? 4। तो आपका एक्चुअल एरिया कितना है? 4। अब पैर आप चाहे ऐसे रखें या पैर ऐसे रखें, अभी भी कितने टच होंगे? 4। सो एक्चुअल एरिया पर डिपेंड करेगा, एपरेंट एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा। एपरेंट एरिया हमें ये दिख रहा है, एक बार ये दिख रहा है। सो आंसर वुड बी ओनली व्हाट? एक्चुअल एरिया। सो 2 उत्तर आएंगे, कौन कौन से? नेचर एंड एक्चुअल एरिया। वो भी आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स, दैट विल आल्सो काउंट। हाँ, रिपल्शन या अट्रैक्शन यार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों मतलब उसी में आते हैं। यहां पर रिपल्शन होगा नॉर्मल के लिए, और टेंशन के लिए क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। आगे यार, मूविंग ऑन। वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, मैंने बताया था। एनसीईआरटी के लाइन है, इट इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। रियलिटी में वेलोसिटी पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। फॉर्मूला 1 रेसिंग देखें या आप कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करें तो वहां पर बताते हैं जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी कम फ्रिक्शन लगती है। बट एनसीईआरटी में वो जो चेंज है वो क्या है? नेग्लिजिबल। तो एनसीईआरटी बोलती है वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करेगा। एनसीईआरटी में 4 नंबर चाहिए तो हम बोलेंगे निर्भर नहीं करेगा। निर्भर नहीं करेगा। क्या नेचर पे करेगा? हाँ। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर करेगा? हाँ। क्या एक्चुअल एरिया पे करेगा? हाँ। क्या एपरेंट एरिया पे करेगा? क्या एरिया पे करेगा? नहीं। एरिया और एपरेंट एरिया क्या है? एक। एक्चुअल एरिया वर्ड आया तब उस पर डिपेंड करेगा। ये हमने लिखा था म्यू पर। अब आ जाइए क्वेश्चन यार। ये है एनसीईआरटी का एग्जांपल। एनसीईआरटी का एग्जांपल लिखेंगे यार क्वेश्चन। फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ ट्रेन in which a box lying on its floor will remain stationary. Lying on its floor will remain stationary given mu is equal to 0.15. given mu is equal to 0.15. भाई मान लेते हैं एक ट्रेन है अपने पास, इसके यहां पे हमारे बॉक्सेस लगे होते हैं बहुत सारे। एक बॉक्स की बात कर रहे हैं। हमें बताना है ट्रेन की मिनिमम एक्सेलरेशन कितनी हो, या रादर मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी हो, ए मैक्स, ताकि ये साथ रहे। मिनिमम तो 0 भी हो सकती है। अगर ये रेस्ट पर है तो ये रेस्ट पर पड़ा रहेगा। अब आप सोचिए, अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो यहां धागा लगाना पड़ता, जो धागा इसको खींच के जा रहा होता। तो आप अगर ए एक्सेलरेशन इसकी होती बॉक्स की, तो आप क्या लिखते? टी किसके बराबर? एम ए। बट क्या यहां कोई धागा लगा है? नहीं। इसको आगे खींचने वाली ताकत कौन है? फ्रिक्शन। अगर मैंने अपने हाथ को पुल किया और डस्टर साथ जा रहा है, तो मेरे हाथ जो उस पर फ्रिक्शन लगा रहा है उसकी वजह से कहां जा रहा है? आगे। या तो मैं अपने हाथ से धागा बांध दूं फिर इसको खींचूं, या मैं इसको हाथ पे रखूं और मेरे हाथ की फ्रिक्शन इसको कहां लेके जाए? आगे। तो हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है, जो फ्रिक्शन है वो इसको कहां लेके जाएगी? आगे। और फ्रिक्शन आगे लेके जाएगी तो फॉर्मूला क्या आएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होती है? लिमिटिंग। क्या फ्रिक्शन स्टैटिक हो गया काइनेटिक? स्टैटिक। भले चल रहा है बट हाथ और ब्लॉक के बीच में कोई मोशन नहीं हो रहा। हाथ ट्रेन है और ब्लॉक साथ जा रहा है, इनके बीच में कोई भी रबिंग नहीं हो रही। तो फ्रिक्शन कौन सी होगी? स्टैटिक। जैसे जैसे स्टैटिक बढ़ेगा एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी। सबसे बड़ी वैल्यू पर फ्रिक्शन कौन सी होगी? लिमिटिंग। कौन सी होगी? लिमिटिंग। तो यहां लिख दिया म्यू एस एन किसके बराबर? एम ए। एन की जगह एम जी। क्या एक्सेलरेशन आ गई अपने पास? किसके बराबर?
म्यू एस जी। व्हाट इज म्यू एस, चेक करके बताएं। 0.15। जी कितना है 10, तो आंसर क्या आ गया 1.5 मीटर पर सेकंड। क्या कोई डाउट किसी को? लिखते रहिए, लिखते रहिए। हाँ जी, कौन लगा रहा है फोर्स? किसने कहा कि फ्रिक्शन सिर्फ फोर्स लगने पे ही आती है? टेंडेंसी देखती है फ्रिक्शन। अगर मैंने आपको नीचे से बेंच खींच लिया तो क्या बेंच के साथ आगे आओगे? मैंने बेंच पे आप बैठे हो, बेंच खींच लिया तो आपको कौन आगे लेके आया? फ्रिक्शन। अगर स्मूथ होता था वहीं गिर जाते। आप बेंच पे यहाँ बैठे हो, मैंने बेंच निकाल दिया, नीचे गिर जाओगे। और अगर बेंच को खींचा आप साथ साथ आ रहे हो तो आपको कौन लेके आ रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को उद्देश्य साथ रखना। फ्रिक्शन का उद्देश्य क्या है? साथ रखना। नीचे वाला ब्लॉक आगे एक्सेलरेट हो रहा है तो नीचे वाले को धीरे करेगा और ऊपर वाले को फास्ट करेगा। अगर यहां धागा लगा होता तो वो विजुलाइज हो जाता। किसको कौन खींच रहा है? धागा। अब ये अदृश्य धागा है फ्रिक्शन, और साथ चल रहे हैं तो फ्रिक्शन का नेचर क्या होगा? स्टैटिक। और सबसे बड़ी एक्सेलरेशन के लिए स्टैटिक की सबसे बड़ी वैल्यू लिमिटिंग। लिमिटिंग। क्यों लगाए सूडो? डोंट यूज द पी वर्ड इन माई क्लास। सूडो को देखना ही नहीं। जनता सूडो की बात करती है, सूडो की नहीं करनी बात। हम ग्राउंड फ्रेम से कर रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन एनएलएम का जेई या मेडिकल में सूडो से करना अनिवार्य नहीं। जैसे करते हैं वैसे करेंगे। अगर मैं आपको एक सीधा सा क्वेश्चन बोलूं, एक धागा लगा है टी वाला, एक मास और ए, क्या आप इसमें सूडो लगाते हैं? लगा सकते हैं, इसके ऊपर खड़े हो जाए। आप बोले रेस्ट पर है तो इधर सूडो लगाओ। बट क्यों करेंगे हम सूडो? जो हम जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे ग्राउंड फ्रेम से। टी बराबर क्या लिखते हैं? एमए, तो वही करेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ये बैक एक्सरसाइज में इकलौता क्वेश्चन और ब्लॉक ऑन ब्लॉक का लिखिए। A block of mass 15 kg, a block of mass 15 kg is placed on a long trolley. A block of mass 15 kg is placed on a long trolley. The coefficient of static friction is 0.18. The coefficient of friction, static friction, is 0.18. If the trolley accelerates with 0.5 meter per second square, find the friction force on the block. Find the friction force on the block. सेम वही क्वेश्चन गर्ल्स। अब ट्रॉली है, उस पर एक बॉक्स को रखा है, ये कितनी एक्सेलरेशन से जा रहा है? 0.5। इसको कौन चलाएगा? फ्रिक्शन। तो हमने बोला फ्रिक्शन चलाएगा, तो फ्रिक्शन के लिए फॉर्मूला लिख दिया फिर से, F किसके बराबर? ma। मास कितना दे रखा है? 15 kg। एक्सेलरेशन कितनी है? 0.5। कितनी आ गई? 7.5 न्यूटन। क्या इतनी फ्रिक्शन है चलाने के लिए? इतनी तो चाहिए सा चलाने के लिए, बट क्या इतनी है? तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा? FL। गर्ल्स व्हाट इज FL? म्यू एस एन। व्हाट इज म्यू एस? 0.18। और 15 kg का नॉर्मल क्या होगा? 15 इंटू 10 150 होगा। आइए चेक कर लें। 18 53 52।
ये हो गया 2 और 89, 9 इंटू 3 27। कितना स्टॉक में अवेलेबल है? 27 इतना अवेलेबल है। और कितना चाहिए? 7.5 इतना चाहिए। तो क्या मिल पाएगा इतना? बिल्कुल। सो आंसर क्या आएगा? 7.5 न्यूटन। ब्लॉक ऑन ब्लॉक के पूरे एनसीईआरटी में 2 ही क्वेश्चन है, एक ये और एक सॉल्व एग्जांपल। और 2023 में भी ऐसा ही क्वेश्चन था, वो लिखवाऊंगा भी। उसके बियॉन्ड ब्लॉक ऑन ब्लॉक कभी नहीं आया। हाँ जी बिल्कुल। किस पर? ब्लॉक की टेंडेंसी वहीं रुकने की है, गलत बात। अगर ट्रॉली नीचे से जा रही है आगे तो ब्लॉक की टेंडेंसी वहीं रुकने की है, फ्रिक्शन ही आगे लेके जा रहा है। उसकी टेंडेंसी चलने की नहीं है, उसकी टेंडेंसी रुकने की थी, बट ये पीछे होता जा रहा है। अब ऐसे सोचो, मान लेते हैं आपकी फ्रेंड और आप हाथ पकड़ के खड़े हैं, ठीक। मैंने इस पर फोर्स लगाई, ये ट्रेन है, तो इस पर फोर्स कहां लगेगी? आगे। और इस पर कहां लगेगी? पीछे। तो मैंने अगर ट्रॉली पर फोर्स लगाई आगे, तो ट्रॉली पर ये ब्लॉक फ्रिक्शन कहां लगाएगा? पीछे। बट इस बॉक्स पर फ्रिक्शन कहां लगेगी? आगे। तभी तो आगे साथ जाएगा। ये बात समझ आ रही है ना? ये ट्रॉली है और ये ट्रॉली पर रखा बॉक्स, इसको चला रहे हैं तो फ्रिक्शन इस पर पीछे और इस पर फ्रिक्शन आगे। आगे बात समझ में? ऐसे इमेजिन करिए, राजू को हमने बर्फ पे लिटा दिया और उसके ऊपर एक छोटा सा बच्चा बिठा दिया। अब राजू को खींचा जा रहा है। आराम से सोचेंगे तो क्या बच्चा राजू को स्लो करेगा या फास्ट? स्लो। बच्चा नहीं होता तो राजू फास्ट होता। सो राजू पर फ्रिक्शन कहां लगी? पीछे। बट बच्चा तो आगे साथ चल रहा है, तो बच्चे पर फ्रिक्शन कहां लगी? आगे। क्या विजुलाइज हो गया सबको? राजू से समझ आ गया सबको यार? राजू अगर बिना बच्चे के भाग रहा होता तो ज्यादा एक्सेलरेट कर रहा होता। बच्चे ने इसको क्या कर दिया? स्लो, पीछे फ्रिक्शन लगा के। बट बच्चे को ये आगे चला रहा है, तो सेम वही ट्रॉली और बॉक्स वाला फंडा है। क्लियर हो गई बात है? ठीक है। कभी भी डाउट हो तो किससे पूछेंगे? राजू से। राजू विल गिव यू ऑल द आंसर। यहां तक आ गया हमारा दिस। अब नीट 2023 का सवाल लिखते हैं, ब्लॉक ऑन ब्लॉक का। लाइए मॉड्यूल लिखें। Calculate the maximum acceleration of a car. Calculate the maximum acceleration of a car so that a body lying on the floor, the body lying on the floor remains stationary. The coefficient of static friction lying on the floor remains stationary, full stop. The coefficient of static friction between the body and the floor is 0.15. is 0.15. म्यू एस की वैल्यू कितनी है? 0.15. टेक जी इक्वल टू 10. पहला ऑप्शन 150 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा 1.5 1.5, तीसरा 50। क्वेश्चन ही लिखवा दोबारा। कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ कार सो दैट बॉडी lying on a floor remains stationary. Full stop. Full stop. The coefficient of static friction between the body and the floor is 0.15. is 0.15. Take g equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ऑप्शन लिख लीजिए। पहला 150, अगला 1.5, अगला 50 और 1.2। मुझे बताइए, अगर ये गाड़ी के फ्लोर पर रख दिया गया
कार के फ्लोर पर रख दिया गया और कार जा रही है आगे ए से, तो बॉक्स को चलाने वाली ताकत कौन है? फ्रिक्शन, वही है। तो हम क्या लिखेंगे? F इक्वल टू एम ए। व्हाट विल बी F? म्यू एन। व्हाट विल बी N? म्यू एम जी। एम से एम गया। व्हाट इज एक्सेलरेशन? म्यू जी। व्हाट इज म्यू? व्हाट इज जी? क्या अभी हमने किया नहीं है ये? यही तो क्वेश्चन था, वही तो दिखा रहा हूं तुम्हें। वहां पर क्या बोला हुआ था? कार था या कुछ और था? ट्रेन थी, बस उसने उसको क्या कर दिया? कार। एनसीईआरटी एग्जांपल है, मैं दिखाना चाह रहा हूं। दो क्वेश्चन और हैं जो एज इट इज एग्जांपल आए हुए हैं, इसलिए हर चैप्टर में जो एग्जांपल है वो क्लास में ही होंगे। क्या सवाल समझ आ गया सबको? बॉक्स को भले कार हो, ट्रेन हो या ट्रॉली हो, तीन ही चीज यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला तो एक ही रहेगा, क्या? F इक्वल टू एम ए पूछेगा तो F की जगह क्या डालेंगे? म्यू एन। अगर ए दे देगा तो हम क्या निकालेंगे? एफ एस। और चेक करेंगे क्या वो एफ एल से छोटा है या नहीं। दो ही चीजें। अगर ए पूछेगा तो एफ एल की जगह क्या लिखेंगे? म्यू एन। एन की जगह एम जी, तो ए आ जाएगा। अगर ए दे दिया तो डायरेक्ट एफ किसके बराबर होगा? एम ए। एम और ए डाल के हम क्या निकालेंगे? वैल्यू। दो ही केस संभव है। ये पूरा ब्लॉक ऑन ब्लॉक है जो एनसीईआरटी में है और पिछले 15 से 18 साल में आ रहा है। क्लियर हो गई बात सबको? अब जो आगे पढ़ेंगे ब्लॉक ऑन ब्लॉक वो मेजर के लिए होगा सिर्फ। ठीक, मैं आपको पहले चीज क्लियर कर दूं यार कि कितना पोर्शन हमारे कोर्स में है और नहीं है। अब कुछ एनसीईआरटी के और क्वेश्चन है, उनको भी निपटाएंगे हम। लिखना चाहेंगे? आपको फिर एनसीईआरटी घर पे बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार। लिखे यार। नेक्स्ट, एक बार कॉपी दिखाना। चलिए लिखें। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। पहला, a horse cannot pull a cart. A horse cannot pull a cart and run in empty space. A horse cannot pull a cart and run in empty space. अगला, it is easier to pull. It is easier to pull a lawn mower. A lawn, L-A-W-N. Lawn mower, M-O-W-E-R. यार, लॉन मोअर, तुम्हारी इंग्लिश भी मोए मोए ही है। लिखें यार जल्दी से। लॉन मोअर। It is easier to pull a lawn mower than to push it. Than to push it. बात बंद। Then to push it. Then to push it. अगला, अगला ऑप्शन, apparent weight can be greater than true weight. Apparent weight can be greater than true weight in some cases. Can be greater than true weight in some cases. Next, net force on a cork floating in water. Net force on a cork floating in water is upwards. Next option, rain drop falling with constant speed. फिफ्थ ऑप्शन आ गया हमारे पास, रेन ड्रॉप फॉलिंग विथ कांस्टेंट स्पीड. Rain drop falling with constant speed has zero net force
और लास्ट a fielder a fielder a fielder moves his hands backwards. A fielder moves his hands backwards while taking a catch to increase time and decrease average force. To increase time and decrease average force. आइए पहले ऑप्शन बताते हैं, पढ़िए कोई भी एक जोर से पढ़े। कोई नहीं पढ़ पा रहा है। लड़ना नहीं है, कोई एक खड़े हो जाए अपने आप पहले और फिर पढ़े। कोई भी खड़े होकर अपने पढ़ना शुरू करते। हाँ जी पढ़े। पहला पॉइंट बैठिए। अ हॉर्स कैनॉट पुल अ कार्ट इन एम्प्टी स्पेस। क्यों? एक ही बात है, कैनॉट पुल अ कार्ट इन एम्प्टी स्पेस या कैनॉट पुल अ कार्ट एंड रन इन एम्प्टी स्पेस, एक ही बात है। अगर आपको चलना है, फ्लोर तो चाहिए, इसको पीछे पुश करोगे तभी स्टैटिक फ्रिक्शन कहां आएगी? आगे। हवा में आप चल सकते हो क्या? अगर आप स्पेस में हो, ग्रेविटी नहीं है, आपको आगे मूव करना तो आप किसी चीज को पकड़ के पीछे पुश करते हो, तब आप पर फोर्स क्या लगती है? आगे। अब मैंने ग्राउंड को पीछे पुश किया तो स्टैटिक फ्रिक्शन कहां लगी? आगे, तभी मैं चल पा रहा हूं। तो क्या जैसे आप मूवीज में देखते हो, फिक्शन मूवीज, फैंटेसी मूवीज में घोड़ा आसमान में चल रहा है, ऐसा संभव है क्या? नहीं। क्यों? नीचे कोई ग्राउंड तो होना चाहिए ताकि न्यूटन थर्ड लॉ से उस पर फोर्स कहां लगे? आगे। तो क्या सही है गलत है? सही तो है यार, कैनॉट लिखा है यार। इतना समझाने के बाद भी तुम OMR गलत भर रहे हो। सही है ना ये चीज? अगला पढ़े। इजियर टू पुल अप तो याद ही हो गया है ना। आगे ये भी सही है। क्या लिखा हुआ है? एपरेंट वेट कैन बी ग्रेटर देन ट्रू वेट, बिल्कुल सही है। एपरेंट वेट होता है नॉर्मल। क्या लिफ्ट में नॉर्मल राजू का बढ़ सकता है? लिफ्ट को क्या करना पड़ेगा? ऊपर एक्सेलरेट, ये भी सही है। आगे, नेट फोर्स ऑन अ कॉर्क फ्लोटिंग अपवर्ड्स जीरो। भाई बायंसी तो ऊपर लग रही है, वो किसके बराबर है? वेट के। तो नेट फोर्स तो जीरो हो गई ना। सो एफ नेट, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है तो एफ नेट तो जीरो है। अगर बोलता बायंसी इज अपवर्ड्स तब सही था, बोलता वेट इज डाउनवर्ड्स तब भी सही था। नेट फोर्स को क्या बोलना पड़ेगा? जीरो। और यहां तो लिखा है इसने नेट फोर्स ऊपर लग रही है, ऊपर लिखी है तो मतलब ऊपर एक्सेलरेट करना चाहिए। वो तो तब लगता है जब आप कोई बॉटल खोलोगे तो वो बॉटल का कॉर्क झटके से ऊपर जाता है, तब उस पर गैस की वजह से क्या लगती है? फोर्स, वर्टिकली अपवर्ड्स। ये तो फ्लोट कर रहा है, फ्लोट में नेट फोर्स हमेशा क्या होगी? शून्य। एनसीईआरटी का एक और पॉइंट है, अ काइट इज स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। मतलब पतंग हवा में उसी जगह पर है तो उस पर भी नेट फोर्स क्या है? जीरो। धागे की टेंशन और हवा की फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल। अगर आप टेंशन कम करते हैं, धागे को रिलीज करते हैं, तो ऊपर की फोर्स बढ़ती है और पतंग कहां जाती है? ऊपर। नीचे की तरफ टेंशन बढ़ाते हैं तो पतंग कहां आती है? नीचे। जब हवा में टिकी हुई है तो नेट फोर्स क्या है? जीरो। अगला पॉइंट क्या? रेन ड्रॉप्स फॉलिंग विथ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड मतलब एक्सेलरेशन जीरो, तो नेट फोर्स सही है क्या? लगा दीजिए मोहर। सही। अगला, फील्डर हाथ पीछे क्यों लेके जाता है? ताकि डेल्टा टी टाइम बढ़ जाए। टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है यहां तक बात। अगला क्वेश्चन, हवा का दबाव भी तो लग रहा है, अगर mg लग रहा होता तो उसकी स्पीड बढ़ नहीं रही होती? हाँ, तो ऊपर हवा का भी दबाव है, टर्मिनल स्पीड फ्लूइड में आता है। अगला, जहां कांस्टेंट स्पीड आ गया, आपसे नेट फोर्स पूछे तो इंडिविजुअल फोर्स की बात मत करो, जीरो लिखेंगे। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। दोबारा से, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट,
पहला स्टेटमेंट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। अभी कंट्रोल करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। सेकंड स्टेटमेंट, mu is generally less than 1. Mu is generally less than 1 but can be made greater than 1. Yeah, can be made greater than unity. Can be made greater than unity by cold welding. By cold welding. Mu is generally less than 1 but can be made greater than unity by cold welding. WELDING. Next point, next option, rolling friction is smaller than static friction. Rolling friction is smaller than static friction. Or last option, limiting friction is directly proportional to normal reaction. Limiting friction is proportional to normal reaction. आइए चेक करें, क्या जब म्यू की मैं वैल्यू देता हूं तो उसके साथ कोई यूनिट देता हूं? क्या इसका यूनिट होता है? क्या डायमेंशन होते हैं? नहीं, क्योंकि म्यू जो होता है वो होता है एफ एल अपॉन नॉर्मल। क्या ये भी फोर्स है और ये भी क्या है? फोर्स। दोनों सेम क्वांटिटीज की रेशियो हमेशा क्या होगी? डायमेंशनलेस। तो डायमेंशनलेस और साथ में यूनिटलेस। टिक कर दीजिए पहला। ये एक बार हमसे बोला हुआ है, आया हुआ है करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में कि म्यू के डायमेंशन लेंथ वाले होते हैं। क्या सही है गलत है? क्या म्यू की वैल्यू 0.2 मीटर होती है? नहीं, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा चुका है थ्योरेटिकल। अगला क्या है? म्यू इज जनरली लेस देन 1। बिल्कुल सही है। म्यू जनरली 1 से क्या होता है? छोटा। बट यूनिटी मतलब 1 से बड़ा भी किया जा सकता है। कैसे? कोल्ड वेल्डिंग। हॉट वेल्डिंग का क्या मतलब है यार? इनको पिघला के जमा दिया और अब ये स्टिक कर रहे, अब जितना मर्जी फोर्स लगाओ क्या चलेगा? नहीं, तो म्यू बहुत बड़ा हो गया। ये तो होती है हॉट वेल्डिंग। दूसरा इसका उल्टा, इस पर आप वैक्स लगाते जाओ, ऑयल लगाते जाओ, सरफेस स्मूथ करते जाओ, तो शुरू में तो फ्रिक्शन कम होती जाएगी। एक ऐसा टाइम आएगा कि इतना स्मूथ हो गया कि दोनों स्टिक कर जाएंगे। जैसे आपने पॉलिथीन देखा है नया नया, तो उसके दोनों साइड चिपके रहते हैं क्योंकि वो रफ नहीं होता, वो क्या होता है? स्मूथ। तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होती है, उसको बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग। जब दो सरफेसेस इतनी स्मूथ हो जाए कि उनके बीच में वैक्यूम क्रिएट हो जाए, तो म्यू जो है वो 1 से क्या हो जाता है? काफी बड़ा हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कोल्ड वेल्डिंग। हॉट वेल्डिंग तो मतलब मेल्ट करके उनको साथ में कनेक्ट कर दिया, और कोल्ड वेल्डिंग मतलब इतना स्मूथ करते जाओ। शुरू में जो दो सरफेस रफ है, देखो ध्यान से देखना, ये दो सरफेसेस रफ है। जब आपने इनको स्मूथ करना शुरू किया, अब इनकी जो एजेस हैं कम हो गई, तो फ्रिक्शन घट गई। पहले फ्रिक्शन ज्यादा थी, अब फ्रिक्शन क्या हो गई? कम। यहां म्यू मान लेते हैं 0.9 था, अब म्यू कितना हो गया? 0.8। और स्मूथ किया तो अब जो म्यू है वो कितना रह गया? 0.3। इतना स्मूथ कर दिया कि अब ये वैक्यूम से दोनों चिपक गई। अब म्यू हो गया मान लेते 3। इसको क्या बोलेंगे? कोल्ड वेल्डिंग। जब हम एक्स्ट्रा स्मूथ कर दें कि दोनों के बीच में अब वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कोल्ड वेल्डिंग। हाँ जी, बिल्कुल। हॉट वेल्डिंग तो मतलब हम म्यू बोलेंगे नहीं, क्योंकि बॉडी एक रह गई। हम तो चाहते हैं दो बॉडीज हो ना। अगर आपने प्लास्टिक को मेल्ट करके दोनों लेयर्स को चिपका दिया, तब तो एक ही बॉडी बन गई। टेक्निकली तो दो रहनी चाहिए, बट अगर हम उनको स्मूथ कर देंगे इतना कि वो स्टिक कर जाएंगे, अब वैक्यूम की तरह उनके बीच का अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप कैसे करते हो? अगर पॉलिथीन को आपको रिमूव करना है, आप पैरेलली मूव करते हो ताकि ये जो दो एटम चिपके पड़े एक दूसरे से थोड़े दूर हो जाए, फिर ये खुल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो?
अगर ये दोनों चिपके पड़े हैं, ये दोनों एटम्स क्लोज हैं, तो आपने इसको ऐसे रब किया ताकि एटम थोड़े से दूर हो जाए, इनका अट्रैक्शन कम हो, और फिर आप इनको क्या करो, दूर कर लो। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट जानते हैं, रोलिंग सबसे कमजोर है, इट इज लेस देन स्टैटिक, या स्लाइडिंग को हम काइनेटिक भी बोल सकते हैं, दोनों से कम होती है। अगला बिल्कुल सही है, एफ एल इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, यही ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। अब एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन है, लिख लेते हैं। हाँ जी, किसमें, हाँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आपने देखा होगा 2 आइस के ब्लॉक्स स्मूथ इतने हो गए कि जेल हो जाते, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कोल्ड मेल्टिंग। आगे आगे राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन यार। कैसे बढ़ेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, तो घटना चाहिए, सरफेस स्मूथ हो रहा है, बट इतना स्मूथ हो गया कि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा कांटेक्ट में आ गए और अब उनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ गया। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, एक पॉलीबैग लीजिए नया नया जो अभी यूज नहीं हुआ, तो उसके दोनों लेयर्स बहुत स्मूथ होती हैं, तो वो वैक्यूम की तरह चिपक जाती है, तो अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो म्यू बहुत ज्यादा हो गया, आप उसको स्लाइड भी करोगे तब भी वो सरफेस मूव नहीं करेगी, बिल्कुल। मूविंग ऑन गर्ल्स, नेक्स्ट लिखे यार, a monkey of mass 40 kg climbs on a rope, a monkey of mass 40 kg climbs on a rope which can withstand maximum tension, of 600 Newton, in which case, full stop, in which case will the rope break? In which case will the rope break? If the monkey, नहीं अभी इसी में चल रहा है, in which case will the rope break if the monkey, अब लिखेंगे इसके बाद पहला ऑप्शन, climbs up with an acceleration, 6 meter per second square. Second, climbs down with an acceleration 4 meter per second square. Next option, climbs up with uniform speed of 5 meter per second. And D, falls down the rope freely. Last option क्या है, falls down the rope freely under gravity. मंकी का एक ही क्वेश्चन है इसमें, और हमें बोला हुआ है, ये उसने बंदर बनाया हुआ है इस तरह से, जैसा बनाया मैं वैसे ही बना रहा हूं, कोआला या पांडा जो भी ले लें आप, और इसका मास कितना है, 40 किलो। तो मुझे बताओ, अगर ये जस्ट हैंग कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, तो टेंशन कितनी होगी, mg के बराबर। क्या mg 400 है, और इसमें मैक्सिमम टेंशन कितनी ले सकता है, 600। क्या ये रोप अभी टूटेगी, नहीं। अगर इस रोप को तोड़ना है तो क्या इसको ऊपर एक्सेलरेट करना पड़ेगा, पहले ऑप्शन में कहां जा रहा है ये, ऊपर, कितने से, तो बताइए टी क्या लिखेंगे, mg प्लस है, मास कितना 40, g 16 इंटू 40 640, और कितनी ले सकता है मैक्सिमम, 600। क्या रुकेगा या टूट जाएगा,
टूट जाएगा, टूट जाएगा। मतलब पहला ऑप्शन ये हमारा सही है। अगले में ऊपर जा रहा है नीचे, नीचे जाएगा तो ऑब्वियस बात है 400 से भी कम हो जाएगा, क्योंकि टेंशन वैसे हमें पता है, हम चेक कर रहे हैं, लिखने की जरूरत है नहीं। नीचे 4 से जा रहा है ना, तो कितना आ गया 240, आराम से रोप टिकी रहेगी। थर्ड ऑप्शन क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो तो मतलब टेंशन किसके बराबर, mg। mg यानी कितना 400। क्या टूटेगा या टिका रहेगा, टिका रहेगा। और चौथा फ्री फॉल, हाथ ही छोड़ दिया उसने, रस्सी छोड़ दी उसके हाथ से, तो टेंशन क्या होगी जीरो, तभी फ्री फॉल करेगा। किस केस में टूटेगा, पहला। एम्स में एक बार आया हुआ है तो ऐसा ही था, इसी पर बेस्ड था, एनसीईआरटी पर ही बेस्ड। ये हमारा हो गया एनसीईआरटी का काम पूरा। अब हम आते हैं ओनली फॉर मेजर्स। जितना मैंने यहां तक करा है इतना नीट में आएगा, इतना ही माइनर में आएगा। तो इसके आगे आप लाइन लगा दीजिए, यहां एनएलएम समाप्त होता है। यहां एनएलएम समाप्त होता है। बढ़े आगे, चलिए अब आएंगे हेडिंग ओनली फॉर मेजर्स का ब्लॉक ऑन ब्लॉक। नीट का ब्लॉक ऑन ब्लॉक तो हो गया हमारा, ट्रॉली वाला, ट्रेन वाला। ओनली फॉर मेजर्स। चलिए ब्लॉक ऑन ब्लॉक की पहले अप्रोच देख लेते हैं। ये M1, ये M2, और इस पर लगाई फोर्स। नीचे की सरफेस स्मूथ है, जो भी फ्रिक्शन इनके बीच की है, ये थ्योरी चल रही है, ये डायग्राम बना ले और हम अप्रोच लिखेंगे। ब्लॉक ऑन ब्लॉक की अप्रोच। ब्लॉक ऑन ब्लॉक की अप्रोच। टेस्ट में जितना ब्लॉक ऑन ब्लॉक से पहले वाला, ये जो लिख रहे हैं अभी मेजर वाला, इससे अभी तक बंदर तक काइनेमेटिक्स बता देंगे। अभी आपका टेस्ट पोस्टपोन हो गया ना 16 को, अब तो काफी अच्छे तक काइनेमेटिक्स आएगा। पूरा तो नहीं आएगा, पूरा नहीं आएगा, पूरा नहीं आएगा। रिलेटिव मोशन नहीं आएगा, रिलेटिव मोशन नहीं आएगा। चलिए मूविंग ऑन, लिखेंगे ब्लॉक ऑन ब्लॉक में अप्रोच में स्टेप नंबर 1, ये है हमारा स्टेप नंबर 1। लिखिए फाइंड कॉमन एक्सेलरेशन। फाइंड कॉमन एक्सेलरेशन, मैंने बोर्ड पर लिख दिया फाइंड कॉमन एक्सेलरेशन, और उसके साथ लिखें A इक्वल टू टोटल फोर्स F अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2। पहला स्टेप बड़ा सिंपल, बड़ा ही सिंपल। एक्सेलरेशन किसके बराबर है, F अपॉन M1 प्लस M2। अब आप यहां देखिएगा, इस पर फोर्स लगाई, अगर सरफेस स्मूथ होती तो M2 अपनी जगह पे रहता और M1 ऊपर से चला जाता आगे, हाँ है ना। बट सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन इस पर कहां लगेगी, पीछे, और इस पर कहां लगेगी, आगे। इमेजिन करिए अगर इस डस्टर पर मैं ऊपर से फोर्स लगाऊं, स्मूथ होता तो ऊपर से निकल जाता, बट देखिए एक्चुअली नीचे वाला जा रहा है, स्मूथ होता तो ऐसे निकल जाता, बट रफ है तो ऊपर वाले को नीचे वाले ने धीरे किया और नीचे वाले को ऊपर वाले ने आगे खींचा। सो फ्रिक्शन इस पर कहां लगेगी, पीछे। क्या दोनों साथ जा रहे हैं, क्या दोनों साथ जा रहे हैं, इनके बीच में रबिंग हो रही है, नहीं,
तो फ्रिक्शन कौन सी होगी? स्टैटिक। फ्रिक्शन कौन सी होगी? स्टैटिक। ये हमने अप्लाई की थी बाहर से, कैपिटल एफ, और ये क्या है? जो लगी है स्टैटिक। सो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 गर्ल्स यहां पर ध्यान, इसको चलाने के लिए कितनी फ्रिक्शन चाहिए? क्या हम लिख सकते हैं एफ एस किसके बराबर होगा? m2a। लिखें अंग्रेजी में पहले, फाइंड द नेसेसरी स्टैटिक फ्रिक्शन रिक्वायर्ड, फाइंड द नेसेसरी स्टैटिक फ्रिक्शन रिक्वायर्ड, find the necessary static friction required, necessary static friction required, fs इक्वल टू किसके बराबर? m2a। स्टेप 3, स्टेप 3 फाइंड fl, फाइंड fl और लिमिटिंग फ्रिक्शन, फाइंड fl और लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड चेक if it is available, and check if it is available। फुल स्टॉप। इसी में लिखेंगे if yes, if yes then they will move together, if yes then they will move together। fourth step, fourth step, if not, if not find kinetic friction, if not find kinetic friction and they will move with different accelerations, if not find kinetic friction and they will move with different accelerations। आइए उदाहरण से समझें क्या कहना चाह रहा है अप्रोच की फॉर्म में। ध्यान सबका बोर्ड पर है, ध्यान सबका बोर्ड पर, ये हमारा क्वेश्चन है। फाइंड एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक्स। ध्यान सबका बोर्ड पर, ये पहला ब्लॉक 2 kg का, ये 3 kg का, मैंने इस पर फोर्स लगाई 20 न्यूटन और म्यू है 0.8। नीचे वाली सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन केवल इनके बीच में। तो सबसे पहला स्टेप क्या था गर्ल्स? कॉमन एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन। बताइए व्हाट इज एक्सेलरेशन साथ चलने के लिए? 20/2 + 3। क्या यहां तक कोई डाउट किसी को? अब ऊपर वाले को तो 20 चला रहा है, 20 चला रहा है और फ्रिक्शन रोक रहा है, नीचे वाले को कौन चला रहा है? फ्रिक्शन। तो क्या हम फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं? सो एफ एस किसके बराबर होगा? एम ए 3 × ए। कितना है ए? 4। कितनी चाहिए? 12। ये चाहिए हमें, इतनी डिमांड है। क्या पूरी होगी या नहीं, उसके लिए हम क्या चेक करेंगे? एफ एल। तो एफ एल का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एस एन। म्यू एस कितना है? 0.8 और नॉर्मल 20 या 50। अगर यहां का चेक करेंगे तो 50 आएगा, हम इनके बीच का चेक कर रहे हैं तो सिर्फ ऊपर वाला 20। कितनी अवेलेबल है? 16। चाहिए कितनी? 12। तो क्या ये चल पाएंगे साथ? बिल्कुल, इतनी अवेलेबल है। सो आंसर आएगा जो हमने मानी एक्सेलरेशन सही है 4, फ्रिक्शन कितनी आ गई? 12, और दोनों कैसे चलेंगे? साथ साथ। ये ब्लॉक एंड ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है।
जिस अप्रोच से किया उसी अप्रोच से करेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना है। सबसे पहला काम क्या है, कॉमन एक्सेलरेशन। सेकंड, कितनी फ्रिक्शन चाहिए। और थर्ड, चेक करेंगे इतनी है भी या नहीं है, तो मुबारक हो, साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। जिस पर फोर्स लग रही है उस पर फ्रिक्शन पीछे और दूसरे पर फ्रिक्शन आगे। एक तुम्हें दे दूं, क्वेश्चन कर पाओगे क्या? पक्का? चलिए चेक करते हैं। दूसरे वाले में फ्रिक्शन आगे क्यों? अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो तीन अपनी जगह पे रहता, साथ लेके कौन चलेगा? फ्रिक्शन ही। आप ये देखिए, अगर ये डस्टर था, दोबारा से दोहराता हूं, मैंने फोर्स ऊपर वाले पे 20 लगाई, अगर सरफेस स्मूथ होती तो 20 वाला चला जाता। अब सरफेस रफ है, ये धीरे हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाले पर फोर्स कहां लग रही है? आगे। ये इस पर फोर्स कहां लगा रहा है? आगे लगा रहा है ना, तभी तो चल पा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं मैं, करिएगा अपने आप। इधर लगा देता हूं फोर्स, कोई परिवर्तन होगा नहीं। फोर्स लगा दी यहां पर 60 न्यूटन की, म्यू दे दिया 0.7, नीचे है स्मूथ। सबसे पहले कॉमन एक्सेलरेशन से शुरू करेंगे, आराम से लिख लो, कोई जल्दी नहीं। दो म्यू दे देते हैं आपको, म्यू इज 0.7 और म्यू के 0.6, दोनों लिख लो। आराम से, कोई जल्दी नहीं। फाइंड कॉमन एक्सेलरेशन, स्टेप 1, कॉमन एक्सेलरेशन। अगला स्टेप है एफ एस निकालना। एफ एस निकालना। हाँ जी, दिख गई कॉमन एक्सेलरेशन किसी को? क्या आ गई कॉमन एक्सेलरेशन? 2, 60 अपॉन 10 प्लस 20 यानी कितना? 2। ये आई होप सबका आ गया होगा। अब फ्रिक्शन किसको चलाएगा, 10 को या 20 को? 20 को। 10 को तो रोकेगा, 20 को चलाएगा। तो क्या 20 ये लिख दूं डायरेक्टली? क्योंकि 20 वाले को मोशन इस तरफ हो रहा है, इस पर लगी 60, फ्रिक्शन ने रोक लिया और फ्रिक्शन ने इसको चला लिया। जिस पर फोर्स लगाई है फ्रिक्शन विपरीत दिशा में, ठीक, और दूसरे पर फ्रिक्शन मोशन के साथ, क्योंकि ब्लॉक इस बार लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। सो 20 ए कितना है? 2। कितनी फोर्स चाहिए? 40। ये मिल रही है या चाहिए? चाहिए, साथ रखने के लिए चाहिए। क्या इतनी है? तो वो कौन बताएगा? एफएल। अब हम करेंगे चेक। एफएल का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू के एन या म्यू एस एन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। म्यू एस कितना है? 0.7। नॉर्मल कितना है? 100। कितनी अवेलेबल है? 70। बिल्कुल चलेगा साथ यार। चाहिए 40 और है कितना जेब में? 70। तो मुबारक हो, साथ साथ चलेंगे। साथ साथ चलेंगे। अब एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें साथ नहीं चल पाएंगे। डाटा मैं इस हिसाब से फ्रेम कर रहा हूं कि अभी तक साथ चल रहे थे। यहां काइनेटिक का काम ही नहीं, जब तक साथ साथ चल रहे हैं तो फ्रिक्शन काइनेटिक की क्या जरूरत है? साथ चल रहे हैं एक ही एक्सेलरेशन से। अब अगर ये देखो, ये थोड़ा तेज चल रहा है और ये धीरे चल रहा है, तो अब इनके बीच में फ्रिक्शन कौन सी होगी? काइनेटिक। अब अगला क्वेश्चन आपको देता हूं, देखें कर पाएंगे या नहीं। पहले 3 स्टेप तो आप करिएगा खुद ही, 10, 20, और यहां से मैंने ताकत लगा दी
120 न्यूटन, और इनके बीच का जो म्यूएस है आराम से बिना किसी संघर्ष के हौले हौले कॉमन एक्सेलरेशन निकालें। आराम से। हाँ जी। करें शुरू। आराम से चेक करते हैं कहां पर थे हम इस सवाल में। एक्सेलरेशन बता दीजिए पहला स्टेप। मैं बार बार क्यों लिखता हूं ये चीज, ताकि आपको एक पैटर्न दिखे यार। ए कितना आ गया 120 अपॉन 10 प्लस 20 कितना 4। अब कितनी चाहिए साथ रखने के लिए? सो इसको चलाने के लिए चाहिए 20 ए, 20 × 4 कितना आ गया 80। इतनी चाहिए, इतनी चाहिए। क्या है या नहीं वो चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। एफ एल का फॉर्मूला म्यू एस एन 0.6 × 100 कितना आ गया 60 न्यूटन। चाहिए 80, है कितना 60, तो मतलब साथ साथ नहीं चलेंगे, अलग अलग चलेंगे। जब भी अलग अलग चलेंगे तो मतलब उनके बीच में रबिंग होगी। रबिंग होगी तो फ्रिक्शन कौन सी निकालनी पड़ेगी? काइनेटिक। आइए अब निकालें एफ के। एफ के क्या है? म्यू के एन। म्यू के इज 0.4 × 100 कितना आ गया 40। अब कुछ मत करिए। अब इसके बाद हम ये करते हैं, ऊपर वाले पर लगा 120 आगे और काइनेटिक लगेगी पीछे कितनी 40, और इस पर 40 कहां लगी आगे। इसका मास 10, इसका मास 20। सो बताइए ऊपर वाले की एक्सेशन को अगर मैं A1 बोलूं, सो A1 क्या लिखा जाएगा 120 माइनस 40/10, 80/10 कितना 8। सहमत है सारे? और दूसरे वाले के लिए अगर एक्सेशन A2 लिखूं तो 40/20 क्या सेम आ रही है अलग अलग आ रही है? अलग अलग। ये हो गया हमारा ब्लॉक ऑन ब्लॉक का भी काम पूरा। अभी तक हम 3-3 स्टेप कर रहे थे क्योंकि जितनी चाहिए थी उतनी अवेलेबल थी। इस बार नहीं थी तो हमने क्या निकाला एफ के, और दोनों को एफ के लगा दिया। अप्रोच समझ आ गई सबको यार? जिस ऑर्डर में किया उसी ऑर्डर में, नहीं तो कंफ्यूज होंगे। आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अप्रोच। एक बिगनर बॉक्स का एक ही क्वेश्चन है, वो मैं चाहता हूं आप अभी क्लास में कर दें यार। ब्लॉक ऑन ब्लॉक का कर देंगे अभी फटाफट से। लास्ट क्वेश्चन है इसका, फिर कार्रवाई आगे। दिखाइए बिगनर बॉक्स मॉड्यूल जल्दी से। ये लो।
म्यू एस 0.6 0.4 है ना, 0.6 0.4 बोर्ड पे लिख दिया मैंने यार, पेज की टेंशन ना ले, कर डाले यहीं पर। ये है बिगनर बॉक्स 8 का क्वेश्चन नंबर 1। एक लौता सवाल है आपके मॉड्यूल में बिगनर, ये ब्लॉक ऑन ब्लॉक का। शुरू हो जाए। सबसे पहला स्टेप कॉमन एक्सेलरेशन, वहां से कार्रवाई शुरू होगी। शुरू हो जाए जल्दी से। क्या इसमें 3 स्टेप करने पड़ेंगे, चौथे पे जाना पड़ेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई थिंक एक्सेलरेशन 2 आ गई सबकी। नीचे को वाले को चलाएगा फ्रिक्शन, यानी कितना, 40 इंटू ए, 40 इंटू 2, कितने की आवश्यकता है, 80 न्यूटन, इतना चाहिए। मैं जब घर पे भी अपने पढ़ते हुए करता था तो सब लिखता था यार, ये आंसर जल्दी लाने की होड़ नहीं थी यार, अप्रोच। तीसरा है एफएल, एफएल का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस है। म्यू एस कितना है, 0.6, नॉर्मल केवल ऊपर वाले का वेट 100, कितना उत्तर आ गया, 60। इतना अवेलेबल है। क्या साथ चलेंगे या अलग अलग? अलग अलग, क्योंकि अवेलेबल कम है, अवेलेबल कम है तो मतलब अलग अलग चलेंगे। अलग अलग चलेंगे तो क्या निकालना पड़ेगा, काइनेटिक। काइनेटिक का फॉर्मूला म्यू के एन, म्यू के कितना है 0.4, नॉर्मल कितना है 100, तो कितना आ गया 40। कर पाएंगे आगे यार? सो अब मैं यहां कर रहा हूं इसका, तो इस पर 100 लगा था आगे और 40 लगेगा पीछे, इस पर 40 का लगेगा आगे। इसकी एक्सेलरेशन A1 कह दी और इसकी क्या कह दी, A2। सो हम ये कह सकते हैं जो A1 होगा इट विल बी 100 माइनस 40 अपॉन 10, यानी कितना 6, और इधर A2 आ जाएगा 40/41। आंसर आप देख रहे होगे पीछे दिया हुआ है 0.98 और ये 5.9, क्योंकि उन्होंने जी को क्या ले रखा है 9.8, तो अपने आप दिख जाएगा। आप 10 लेके करेंगे सारे क्वेश्चन, ऑप्शन दिख जाएंगे। एक ऑप्शन दिया होगा A1 2.9, ये 0.9, अगला दे दिया 4.9, 0.9, अगला 5.9 और 0.9, किसको टिक करेंगे, 5.9, ठीक। 9.8 से टाइम ज्यादा लगता है कैलकुलेशन में। सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया ब्लॉक ऑन ब्लॉक का यार? तो ये मेजर्स का भी काम खत्म हो गया। अब कोई बोले कि सर नीचे वाली सरफेस भी रफ कर दो, करने को कर सकता हूं, कहीं नहीं आएगी, करूं क्या? एक करा दो, कईयों के दिमाग में आ रहा है, लिखना मत, समझ लेना बस, पहले बोल रहा हूं। मैं पढ़ाने को ब्लॉक ऑन ब्लॉक 3 दिन पढ़ा सकता हूं यार, 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक जितना मर्जी। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन लेना। 2 3 और इधर मैंने सपोज ताकत लगा दी, इधर ध्यान, इधर ध्यान, ताकत मैंने यहां पर लगा दी। मान लेते हैं यहां है फ्रिक्शन 0.9 और यहां फ्रिक्शन है 0.2, और यहां लगा दी फोर्स 60। सबसे पहले नीचे वाले पे कितनी फ्रिक्शन होगी वो बताओ, म्यू इंटू एन, 0.2 इंटू नॉर्मल, दोनों का वेट आएगा अब कितना, 50, कितना आ गया 10। नीचे जमीन इस पर कितनी फ्रिक्शन लगा रहा है, 10। मैं क्या करता हूं, इस 10 को पहले इसको देके गायब कर देता हूं।
मैं क्वेश्चन ये बनाता हूं कि ये 2 और 3, 10 इसमें से कम कर दी 50 न्यूटन और इसको कर दिया स्मूथ। अब वापस अपना वाला क्वेश्चन बन गया। क्या पॉइंट समझ आ रहा है? नीचे जो 10 लगा रहा था वो पहली नेट फोर्स में से घटा दिया, अब जो देखा हुआ सवाल है वो बन गया। क्या अप्रोच समझ आ रही है सबको? चीजों को बिल्कुल यार सिंपल रखना है। जो हमें फॉर्म देखी हुई है उस फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। यहां एक्स्ट्रा फ्रिक्शन कितनी थी ग्राउंड पे? 10। इसको ऑलरेडी 60 में से घटा दिया, क्या रह गया? 50। तो अभी हम काम करना जानते हैं, सो इसको करेंगे नहीं। एक जो चीज है वो अवश्य पूछ सकता है, डायरेक्शन। ये चीज हमसे नीट में पूछ सकता है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन ईच। पहला पार्ट ये है, गर्ल्स इसका उत्तर देंगे। ये है 2, ये है 3 और मैंने यहां पर लगाई 20 न्यूटन। मुझे बताना है दोनों पर फ्रिक्शन की दिशा क्या होगी। सरफेस है स्मूथ, जिस पर फोर्स लग रही है वहां से शुरू करेंगे। इस पर इधर 20 लगा तो क्या फ्रिक्शन मदद करेगा इसकी? नहीं, इसको कहेगा रुक और इसको आगे चलाएगा। तो क्या हम इंग्लिश में कह सकते हैं ऑन 2 kg फ्रिक्शन विल बी टुवर्ड्स राइट एंड ऑन 3 kg फ्रिक्शन विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। ये तो सब बता देंगे, अगला भी आप बता पाएंगे। ये मैंने इस पर लगा दी इधर 40 न्यूटन। अब बताइए कहां से शुरू करेंगे? नीचे वाले से, क्योंकि इस पर फोर्स लगी है। इस पर फोर्स इधर लगी तो फ्रिक्शन क्या इसको रोकेगा? बिल्कुल। कहां लगा के? पीछे। बट ऊपर वाले पर आगे। सो ऑन 2 kg इट विल बी राइट एंड 3 kg इट विल बी लेफ्ट। अब आपसे पूछता हूं तीसरा, दोनों पर फोर्स लगा रहा हूं, एक पर 20 और एक पर 24। अब बताइए फ्रिक्शन कहां लगेगी? मुद्दा ये, दोनों पे आगे तो लग नहीं सकती, न्यूटन का लॉ है इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। कोई एक बोले। इस वाले पर आगे, यहां पर दोनों ऑप्शन देता हूं, फिर हाथ खड़ा करवा लेंगे। सपोज कोई ये कह रहा है, एक ये कह रहा है ना, और एक ये कह रहा है, ये कह रहा है। दो ही केस संभव है यार, दोनों में सेम डायरेक्शन में तो हो नहीं सकते। अगर इस पर आगे पीछे लिया तो इस पर क्या लेना पड़ेगा? पीछे आगे। कौन सा केस सही है? कितने लोग कहते हैं ये वाला केस सही है? सब देख रहे हैं टॉपर क्या कह रहा है। ये वाला केस, अब इसमें भी कम हो गया रात। जो भाई इसी बैच के हो ना तो दो ही ऑप्शन है। दोबारा पूछता हूं, ये वाला, ये वाला, सिर्फ एक सही जवाब ये वाला है। कैसे? फ्रिक्शन जो है वो फोर्स को नहीं देखता, मोशन को अपोज करता है। अगर ये स्मूथ था तो 2 वाला क्या आगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा था और इसकी एक्सेलरेशन क्या थी? 0। तो फ्रिक्शन ने इसको धीरे किया और इसको क्या किया? तेज। यहां इसकी एक्सेलरेशन आगे थी, इसकी 0 थी। अब अगर स्मूथ होता तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होती? 20/2 10 और इसकी क्या होती? 24/3 8। तो कौन तेज भाग रहा था बिना फ्रिक्शन के? ऊपर वाला। 20/2 इज 10 एंड 24/3 इज 8। सो कौन फुर्तीला था? ऊपर वाला। तो फ्रिक्शन उसको रोकेगा और नीचे वाले को तेज करेगा। हाँ या ना? अब आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं, मान लीजिए दो लड़कियां हैं, ये दोनों लड़कियां हाथ पकड़ के खड़ी हैं, एक इधर एक इधर, दोनों ने हाथ पकड़ रखा है। इस पर मैंने अगर फोर्स लगाई 40 केवल, तो ये आगे भागेगी, फ्रिक्शन इसको रोकेगी और इस पर आगे लगेगी फोर्स। हाँ या ना? अब इस पर मैंने लगाया 20 न्यूटन, इसका मास था 2 kg, और इस पर लगाया 24 न्यूटन, इसका मास क्या था? 3 kg। कौन तेज भागती? 2 kg वाली, क्योंकि इसकी 10 है
और इसकी कितनी है 8, तो इसका हाथ इसको पीछे रोकेगा और इसका हाथ आगे बढ़ाएगा। क्या विजुलाइज हो गया सबको? सो फ्रिक्शन F चेक करता है या F बाय M की रेशियो चेक करता है? F बाय M। तो हम यहां चेक करेंगे F बाय M। 20/2 इज ग्रेटर देन व्हाट? 24/3। तो ये फास्ट था बाय डिफॉल्ट और ये क्या था? स्लो। सो फास्ट वाले को धीरे करेगा, फास्ट वाले को धीरे करेगा और धीरे वाले को फास्ट। आपके माँ बाप की तरह यार, दो बच्चे हैं, किसी के पास ज्यादा चॉकलेट है तो उससे लेके जिसके पास कम है उसको मिलेगी यार, क्योंकि उद्देश्य क्या है? साथ साथ रखना है। वो अलग बात है, फिर आप थप्पड़ मार के बाद में ले लें उससे वापस। क्लियर है भाई सबको? चले कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं। हम कुछ मेजर के एक दो सवाल हैं उसको निपटाते हैं फटाफट से, फिर हम अगली क्लास में काइनेमेटिक शुरू करेंगे यार। करना चाहते हैं नहीं करना चाहते यार? थोड़े से सवाल हैं। देखो नीट का सारा काम हो गया, ये भी हो गया, कुछ भारी सवाल बचे हैं अभी, मेजर में ही आएंगे अगर आएंगे तो। हर 5-6 साल में कोई एक सवाल आ जाता है। ये नहीं होना चाहिए यार कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूं, भले नीट हो, माइनर हो या मेजर हो, सारा कंटेंट आपको कॉपी में ही मिलेगा। कॉपी के बाहर आपको जाने की आवश्यकता नहीं। करा दूं क्या? थोड़ा सा कष्ट होगा, झेल लेंगे क्या? लिखे हैं पहला सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y so that block, find the value of y so that block just remains at rest or just starts to slide, so that the block just remains at rest or just starts to slide. अब आगे आ गए हम, इधर ध्यान यार, इधर ध्यान यार, कोई पराई ताकत नहीं आएगी क्लास में यार। नेट एक्सटर्नल फोर्सेस 0, इधर ध्यान यार। क्या कह रहे हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ y so that the block just remains at rest or just starts to slide. पहला पार्ट ये है, इंक्लाइन प्लेन में हमें ये दे दिया μs 0.5, ये ब्लॉक को बोला जस्ट शुरू कर रहा है मोशन, ये x बोला 6। तो हमें पता है जब शुरू करेगा तो tan थीटा किसके बराबर होता है? μs, तभी मोशन स्टार्ट होता है। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। अब tan थीटा ना देखिए, उसने tan थीटा बोला y/x, खुद लगा लो। क्या लगा सकते हैं? लगा सकते हैं क्या? व्हाट इज x? 6, कोशिश करेंगे 0.5 इंटू 6 3। तो पहले पार्ट का तो आंसर आ गया। मुद्दा ये पार्ट नहीं था, मुद्दा अगला पार्ट था, क्योंकि तो नीट लेवल का ही है। ये तो सीधा सीधा सवाल है, tan थीटा किसके बराबर होता है? μs। पढ़ा है ना हमने, tan थीटा μs से बड़ा होगा बहुत तो इमीडिएटली फिसलेगा, tan थीटा μs से छोटा होगा तो वहीं रहेगा, और बराबर हुआ तो जस्ट चलने की कगार, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंपेंडिंग स्टेट या इंपेंडिंग मोशन।
एनसीईआरटी का वर्ड है, इम्पेंडिंग स्टेट या इम्पेंडिंग मोशन। ये पार्ट बिल्कुल सिंपल था। मुद्दा है हमारा अगला सेकंड पार्ट, ये एक बार मेजर में आया हुआ है और जेई मेंस का सवाल है कि ये एक पैराबोला दे दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस पर एक ब्लॉक है, वो कितना ऊपर जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा वॉश बेसिन में कई बार कोई इंसेक्ट है, वो क्रॉल करता है, कुछ हाइट तक जाता है, फिर फिसल जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर फिसल जाता है। तो एक पर्टिकुलर एंगल तक जा सकता है जहां एंगल ऑफ रिपोज अचीव हो जाए। उसके बाद फ्रिक्शन कम हो गई तो वो कहां आएगा, नीचे। कहां आएगा, नीचे। लेट अस बिगिन हियर। तो अब मुझे बताइए, फॉर्मूला एक ही है। अगर मैं मान लूं यहां पर म्यू एस अगेन मेरा 0.5 है, तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा किसके बराबर, म्यू एस। क्या सारे सहमत हैं? अब tan थीटा हमें पता है कि डिफरेंशिएशन भी होता है dy बाई डी एक्स। सो क्या tan थीटा की जगह हम dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं? क्या इसका डेरिवेटिव निकालना आता है आपको? व्हाट इज dy बाई डी एक्स, 2x। तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, 2x। क्या मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? या तो tan थीटा लिख सकते हैं y बाई एक्स जब स्ट्रेट लाइन हो। जब हमारे पास कर्व हो तो क्या हमने पढ़ा है tan थीटा इज स्लोप एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, dy बाई डी एक्स। क्या इसका डेरिवेटिव लेना आता है? 2 आ गया, एक पावर क्या हो गई, कम। सो अब मैंने लिख दिया 2x किसके बराबर, म्यू एस। और म्यू एस कितना है, 0.5। सो गर्ल्स व्हाट इज x, 1/2 अपॉन 1/2। कितना आ गया, 1/4। क्या हमसे x पूछा है y? सो इस x को यहां डाल देंगे। कैन वी फाइंड y? ये जेई मेंस का सवाल था और जो हमारे एक बार मेजर में आया हुआ है। डुएबल है या नहीं है? बिल्कुल है डुएबल। लेट अस बिगिन। जो पहला पार्ट है वो नीट में आ सकता है और आया हुआ भी है, tan थीटा पूछा हुआ है। सेकंड पार्ट यार एक स्टेप ऊपर चले गए, एक और स्टेप ऊपर जा सकते हैं। आपके मॉड्यूल का एग्जांपल है हेमिस्फेयर वाला, हेमिस्फेयर वाला वो भी लिख देता हूं मैं भी। भाई ये